सिर्फ 2 हफ्तों बाद नेपाल की क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सीरीज होने जा रही है वेस्ट इंडीज के साथ। अब इस सीरीज को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, इस सीरीज को लेकर के बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है नेपाल क्रिकेट फैंस के मन में। और पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक हफ्तों में जो भी कुछ नेपाल में हुआ, उसके बाद अब जाकर के चीजें थोड़ी न्यूट्रलाइज हुई हैं और लोगों के अंदर क्रिकेट का प्यार जो है वो दोबारा से थोड़ा सा एक्साइटमेंट की राह पकड़ रहा है। और देखना बस यह है कि ये जो 3 मैच की T20 सीरीज है, क्या वेस्ट इंडीज यहां पर नेपाल के सामने मजबूत दिखेगी या फिर 1-2 मैच में, या फिर क्या पता जिस तरह से यूएई ने बांग्लादेश के सामने कुछ पलटवार कर दिया था वैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब ये सारे सवालों के जवाब आपको मैच में देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे नंबर्स जो आपको जानने बहुत जरूरी है, खास करके अभी जब एशिया कप हो रहा है उसी रीजन में, और फिर उससे पहले जो ट्राई सीरीज हुई यूएई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में उसी शारजा में जहां पर वेस्ट इंडीज की सीरीज होने वाली है। तो कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं जिसको आपके सामने मैं रखता हूं और फिर आपसे इस सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, इस प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नेपाल अब यहां के बाद कोई और मैचेस नहीं खेलने वाला है। जी हाँ, एक्सपेक्टेशन ये जरूर थी कि नेपाल हो सकता है कैंप करेगा, नेपाल में ही कैंप करेगा, लेकिन पिछले हफ्तों में जो भी घटा उसके बाद अब ये चीज थोड़ी साफ हो चुकी है कि नेपाल सीधा यूएई ट्रैवल करेगा, जिसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन क्योंकि अगर आप सीधा यूएई ट्रैवल करते हो तो एक बात तो तय है कि कोच के सामने अब और कुछ नहीं रखा जाएगा। जो भी कुछ हो चुका उसी के बेसिस पर उनको टीम सेलेक्ट करनी है। एक हो गई आपको आसाम वाली सीरीज जहां पर नेपाल ए ने खेला था, दूसरी आपको टॉप एंड T20 जहां पर नेपाल की मेन टीम ने खेला था। सो इन दोनों को दिमाग में रखते हुए, इन दोनों को देखते हुए कोच को बेस्ट 11 भी सिलेक्ट करनी है, जिसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको वेस्ट इंडीज के कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताता हूं, जिसको सुनकर के आपके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जो है वो और थोड़ी सी ज्यादा जग जाएगी। सबसे पहली बात, अगर वेस्ट इंडीज को लेकर बात करें, वेस्ट इंडीज ने यूएई में अब तक 8 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें से सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ है जो वेस्ट इंडीज ने जीता है। लेकिन जो एक मैच जीता है वो शारजा में खेला गया है। मतलब यूएई में और जितनी जगहों पर उन्होंने मैच खेला वो कहीं नहीं जीते हैं, सिर्फ एक जीते हैं, और वो भी उसी शारजा में जहां पर नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में 3 मैच की T20 सीरीज होने जा रही है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें यह है कि अभी जो सीरीज हुई थी उसमें स्पिन डोमिनेशन बहुत तगड़ा था। मतलब आपके दिमाग में यह ख्याल आ सकता है कि यार वेस्ट इंडीज ने शारजा में मैच जीता हुआ है, और जब आप किसी भी पर्टिकुलर वेन्यू पर मैच जीत चुके होते हो और वेन्यू आपके घर के बाहर का होता है, ओवरसीज होता है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो वहां पर। लेकिन यहां पर वेस्ट इंडीज एक चीज को लेकर के जरूर परेशान होगा, जरूर सोच में पड़ेगा कि यार नेपाल की स्पिन अटैक हमने नेपाल जाकर भी देखा था। वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर जो नेपाल खेलने आए थे उन्होंने देखा था कि भाई नेपाल का स्पिन अटैक कैसा है। नेपाल के स्पिन अटैक को वर्ल्ड कप में भी देखा गया था जब साउथ अफ्रीका के सामने या फिर अदर टीम के सामने गेंदबाजी हो रही थी। सो यस, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नेपाल का स्पिन अटैक जो है वो काफी बेहतरीन है, और वही एक चीज है जो इस टाइम पर नेपाल को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि जब आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच में जो ट्राई सीरीज हुई थी जो कि शारजा में खेली गई थी, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको दो चीज नोटिस करने में आएगी। पहली चीज ये है कि उस सीरीज में जिस भी टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी वही मैच जीता था। जितने भी मैचेस उस सीरीज में हुए, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान वर्सेस यूएई हो, यूएई वर्सेस अफगानिस्तान हो, या फिर यूएई वर्सेस पाकिस्तान हो, ये जितने मैचेस थे इन सब मैचेस का रिजल्ट एक ही आया था। जिसने पहले बल्लेबाजी करी वो मैच जीत गया, जो चेज करने उतरा वो मैच हार गया, चाहे कितना भी लोएस्ट टोटल क्यों ना चेज करो। एवरेज स्कोर जो रहा था वो 170 से 180 के बीच में रहा। ऑलमोस्ट हर मैच में 170, 160, 180, इनफैक्ट 200 प्लस तक भी स्कोर बना था। और सबसे कम स्कोर जो बना था वो बना था फाइनल में, उसी मैदान में। फाइनल में पाकिस्तान ने लगाए थे 141 रन उस ट्राई सीरीज के, लेकिन जो कि वो सीरीज का सबसे लोवेस्ट टोटल था फर्स्ट इनिंग का 141। तो ऐसा लगा कि हो सकता है यहां से अफगानिस्तान कुछ पलटवार करे, लेकिन अफगानिस्तान ने उसी सीरीज का लोवेस्ट टोटल सेकंड इनिंग में बना दिया, 66 रन, ऑल आउट हो गई, और उस सीरीज को, जो ट्राई सीरीज थी, उसका फाइनल पाकिस्तान जीत गया। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे वो भी सारे स्पिनर्स थे। नवाज को 10 विकेट मिली थी, राशिद खान को 9 विकेट मिली थी, अबरार को 6 विकेट मिली थी। ये सारे स्पिनर्स हैं, और स्पिनर्स का बोलबाला हमने देखा वहां पर। सो अब आपको समझने वाली बात यह है कि देखो, इस मैदान में स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, इस मैदान में पहले बल्लेबाजी करके अच्छा रन किया जा रहा है। यहाँ पर चेज करने वाला, बैकफुट पर आकर के कि नहीं हम चेज करके देखेंगे वाला हिसाब किताब थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। बिकॉज जब आप पहले बैटिंग करोगे आप रन अच्छे स्कोर कर सकते हो, धीरे धीरे जब डिले होता जाएगा तो हो सकता है कि बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। और ये
सब चीजें नेपाल के कप्तान को, नेपाल के कोच को बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नेपाल की तरफ देखते हो तो भाई आपका स्पिन अटैक तो अच्छा है, लेकिन बल्लेबाजी एक ऐसी चीज रही है जहां पर अक्सर नेपाल जो है वो स्ट्रगल करता हुआ दिखा है। अब देखो, अब आते हैं हम प्लेइंग 11 में बात करते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें बैट्समैन की, तो अभी आप जब बात करोगे नेपाल ए वर्सेस आसाम की, तो आपको संदीप जोरा जरूर याद आएंगे, बिकॉज भाई वहां पर लगातार रन कर रहे थे। नेपाल की एक प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया था, कंसिस्टेंसी नहीं होती बैटर्स में, उन्होंने कंसिस्टेंटली रन बनाए थे। तो यस, कोच के दिमाग में एक बात जरूर होगी कि यार सरफेस भी मोर और लेस वैसा नहीं, वैसा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन काइंड ऑफ वैसा था, और संदीप जोरा ने वहां पर रन किए थे, तो क्या संदीप को हम उस बेसिस पे पिक कर सकते हैं? पहला सवाल ये आएगा। फिर दूसरा सवाल ये आएगा कि यार आदिल आलम भी एक नाम है, जिन्होंने हमें एक ऐसी तरह की क्रिकेट दिखाई जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब आप खेल रहे होगे, बिकॉज वेस्ट इंडीज के पास अटैकिंग बैटर्स हैं, और अगर आदिल उस तरह का कुछ करके दिखाते हैं तो फिर वहां पर फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यार आदिल ने आसाम के खिलाफ किया था, वेस्ट इंडीज और आसाम के अटैक में आसमान जमीन का फर्क है, तो क्या उस बेसिस पर आदिल को लेकर जाया जाएगा, या फिर जो आपके टॉप एंड T20 वाले प्लेयर्स थे आप सीधा उन पर देखोगे कि नहीं यार हम मेन टीम को ही लेकर जाएंगे, हमने मेन टीम को ही प्रायोरिटाइज किया, हम लगातार सीरीज जो खेलते भी आ रहे हैं हम मेन टीम के साथ खेलते आ रहे हैं, और टॉप एंड में भी कुछ बहुत बुरा नहीं किया था, मतलब टॉप एंड में भी लास्ट में आते आते पाकिस्तान को ही वो मैच आपने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, थोड़ी भूल चूक हुई, लेकिन यस वो लर्निंग वाली स्टेटमेंट फिर आ गई, वो सुनकर के फैंस को थोड़ा सा निराशा जरूर हुई थी। लेकिन ये बात जरूर देखनी होगी कि क्या कोच जो है वो अपनी 11 में नेपाल ए वर्सेस आसाम वाली सीरीज में से कुछ प्लेयर्स को उठाकर डालते हैं, या फिर जो बहुत पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि जो हमारे मेन प्लेयर्स होते हैं उनको ही हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनको ही हम ज्यादा मैचेस खिलाने का सोचते हैं, बिकॉज बड़े मैचेस में आकर के एक्सपीरियंस प्लेयर आपको चाहिए होते हैं। सो क्या आप एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जाओगे और इनमें से आप प्लेयर्स को नहीं देखोगे नहीं यार अगर इनको लेना होगा हम एनपीएल के बाद लेंगे, बिकॉज एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि अगर हम किसी को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो एनपीएल हम उनको देखेंगे और उनके पास मौका होगा कि वो हमें गलत प्रूव कराएं कि आपने हमें ना पिक करके बहुत बड़ी गलती करी है। सो अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी देखना कि क्या आप मेन प्लेयर्स को लेकर जाते हो या फिर आप अपनी ए टीम में से भी कुछ प्लेयर्स पिक करते हो, बिकॉज स्पिनर्स की परेशानी नहीं है, आपके पास संदीप हैं, आपके पास ललित हैं, आपके पास शाहब आलम हैं, आपके पास कुशल बुटेल फॉर दैट मैटर, बिकॉज लास्ट टाइम जब कुशल बुटेल आए थे तो वेस्ट इंडीज ए के बैटर्स ने कहा था कि यार परेशानी कुशल को खेलने में हुई थी। सो आपके पास आयरी हैं, सो आपके स्पिनर्स का तो अच्छा खासा लॉट है, उसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, और वो अच्छी स्पिन बॉलिंग भी आपको करके देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जो बैटिंग वाला यूनिट है उसको आप किस तरह से फुलफिल करोगे, उसको आप किस तरह से चेंज करोगे, क्या वहां पर आपके एग्जैक्ट कोई प्लान्स हैं या फिर आप उसी पुराने लॉट को लेकर वहां पहुंचोगे और उनको ही कहोगे कि यार देखो वेस्ट इंडीज की सीरीज, वेस्ट इंडीज की टीम है और ये काफी मजबूत है, अटैकिंग इंटेंट से खेलती है, लेकिन हमारे पास गेंदबाज अच्छे हैं, सो वहां पर तो टेंशन नहीं है, बैटर्स को थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी तैयारी दिखानी पड़ेगी। अब नेपाल की तरफ ऑब्वियसली प्रेशर होगा कि यार एक बड़ी टीम आ रही है, अगर हम मैच जीत गए डेस्टिनेशन डिफीट हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, अगर हमने कुछ जबरदस्त कर दिया तो हो सकता है कि हम यूएई वर्सेस बांग्लादेश जैसा कुछ पुल ऑफ कर ले। सो यस ये सब कुछ देखना जरूर होगा। और अगर वेस्ट इंडीज की आप बात करोगे, वेस्ट इंडीज ने बीते कुछ टाइम में जब T20 सीरीज जो भी खेली है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ वो सीरीज 2-1 से हारे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अभी 5-0 से हारे थे, सो बहुत अच्छा। हाँ आयरलैंड के खिलाफ जब खेल रहे थे तो एक मैच में उन्होंने बहुत 200-250 रन मार दिए थे, और वहां पर हालांकि वहां पर भी आयरलैंड ने लगभग 200 रन बोर्ड पर लगाई दिया था, बट वो उस मैच को हार गए थे। लेकिन ये जरूर है कि वेस्ट इंडीज भी कुछ बहुत अच्छा करके नहीं आ रही है। वेस्ट इंडीज के साथ भी यह है कि उनके जो अभी T20 सीरीज हुई, जो T20 मैचेस हुए हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं है, सो उनके पास भी उनके दिमाग में ये बात होगी कि यार हमें यहां पर प्रूव करना है, हमें यहां पर अपने आप को दिखाना है कि हमें एक अच्छी टीम है, एक अच्छे लेवल की टीम है, और उस लेवल को हमें मेंटेन करके रखना होगा। सो वेस्ट इंडीज भी इस पर्टिकुलर मैच को, इस पर्टिकुलर सीरीज को लाइटली नहीं लेगी। तो अब देखना बस ये है कि नेपाल जो टीम तो वैसे बहुत अच्छी है लेकिन वो किस तरह से उतरती है, क्या वो 2 पेसर और 3 स्पिनर को लेकर उतरती है, बिकॉज बॉलिंग जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आप नंदन को और सोमपाल कामी को और करण केसी को लेकर उतरते हो 3 पेसर और 2 स्पिनर, या फिर आप सोमपाल और करण में से एक को बिठाते हो और नंदन के साथ एक पेसर को लेकर उतरते हो और 3 स्पिनर के साथ जाकर के अटैक करने का सोचते हो। नेपाल का हम हमेशा मैं कहता हूं अच्छी बात यह है कि वो 2 स्पिनर के साथ भी जाएं तब भी उनको बैटिंग में 2 स्पिनर मिल जाएगा, तो वहां पर ऑटोमेटिकली
स्पिन का डोमिनेशन उनके पास हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से जाकर के आप जो अभी रिसेंट सीरीज हुई हैं उनमें से प्लेयर्स को पिक करते हो, आसाम वाले सीरीज में से कुछ, टॉप एंड T20 वाले सीरीज में से कुछ, या फिर वही आप टिपिकल जो हर बार नेपाल की मेन टीम जो सीनियर टीम होती है वही जाकर गुजरती है और जोरा और आदिल ये आगे आने वाले कोई टूर्नामेंट में या फिर एनपीएल में आपको दिखते हैं और उसके बाद फैसला लिया जाता है कि आप इनको सिलेक्ट करोगे आगे या नहीं करोगे, क्योंकि इसके बाद सीधा T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है और जो टीम यहां पर खेल रही होगी 99% ऑफ वही टीम जो है वो आगे बढ़ेगी। अगर कोई एक दो प्लेयर बहुत बुरा परफॉर्म करता है तब जाकर के आप उसमें चेंजेस देख सकते हो, वही तो नहीं तो एज इट इज आपको वही टीम जो है वो टॉप में आपको T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी देखने को मिलेगी। सब देखना बस ये है कि किस तरह से टीम पिक की जाती है। देखना ये भी है कि कितने दिनों के बाद नेपाल के प्लेयर्स यूएई के लिए रवाना होते हैं, बिकॉज अभी इतने सारे अनरेस्ट के बाद थोड़ा टाइम तो कैन लेगा इस सब चीज को फाइनलाइज करने में और फिर टीम को यहां से वहां भेजने में। लेकिन 13 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, आप बहुत से बहुत 4-5 दिन और उसके बाद में भी 20th के आसपास टीम को ट्रैवल करता हुआ देखोगे। लेकिन क्या वो काफी होगा टीम की तैयारी के लिए, बिकॉज अभी ब्रेक तो हो गया है और रेस्ट भी ठीक ठाक हो गया है, बट ये जो अनरेस्ट हुआ है कंट्री में उसके बाद किस तरह से क्रिकेट लौटेगा ये देखना जरूर होगा। खैर आपके हिसाब से क्या बेस्ट 11 होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।